नमस्कार, मैं हूं सागर गुजराती। आप देख रहे हैं द जिज्ञासा। बचपन में हमने एक मुहावरा सुना है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन वक्त बदलता गया, युग बदलता गया, दौर बदलता गया और इस मुहावरे के मायने भी बदल गए। अब कोई नहीं कहता कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बल्कि अब वो दौर आ गया है जब माता पिता अपने बच्चों को, जब वो नौनिहाल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तभी से खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। भारत सरकार की ये एक ऐसी समिति है जो देश में खेलों के संवर्धन और नए खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई। ये उस समिति के सबसे युवा सदस्यों में से एक है और साथ ही साथ दूरसंचार विभाग के भी सदस्य हैं। आज इनसे जानेंगे कि भारत में स्पोर्ट्स की स्थिति क्या है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और इनका भविष्य का रोड मैप क्या है। तो आज मैं स्वागत करता हूं एक युवा तेज तर्रार नेता और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य दुष्यंत गौतम जी। स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने पास बुलाया। तो दुष्यंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार खेलों को लेकर जो खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं कर रही, जिसके कारण कई सारे अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हैं, तो क्या सोचना है आपका इस बारे में? सागर जी, हम जो भी चर्चा आज करेंगे वो सरकार के आंकड़ों पे ही करेंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है। आप ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट आपको लगेंगे, आप गूगल पर डालेंगे और सारी चीजें आपको बाहर निकल कर आ जाएंगी। क्या सत्यता है क्या झूठ है। इस साल की चर्चा अगर हम करते हैं तो हमारी सरकार ने 4,400 करोड़ का बजट खेलों के लिए निर्धारित किया है और खेलो इंडिया के लिए 400 करोड़ का किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को जो सुविधा मिलेंगी और खिलाड़ी दूर दूर से, गांव गांव से आकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आपने बताया 4,000 करोड़ का बजट, 400 करोड़ का बजट, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो केवल क्रिकेट को पोषित करने में चला जाता है और बीसीसीआई के तो खैर गवर्निंग बॉडी में ही गृह मंत्री जी के बेटे खुद मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये केवल क्रिकेट को पोषित करने में जाता है या बीसीसीआई की मदद करने में जाता है? सागर जी, सबसे बड़ी समस्या जो है ना हमारे पूरे भारतवर्ष में है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है। लोगों की बातें सुनी और बातें सुनकर उन पर भरोसा कर लिया। और आप तो एक पत्रकार हैं, लोगों की बातों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पढ़कर मुझसे ये सवाल करना चाहिए, बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है जो अंग्रेजों के माध्यम से 1927 में बनाई गई। अपनी योग्यता के कारण माननीय गृह मंत्री जी के बेटे अगर सेक्रेटरी बीसीसीआई के बनते हैं तो उसमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी केंद्र सरकार कोई भी बजट क्रिकेट के लिए निर्धारित नहीं करती है। अभी आप एक बात बताइए कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आप नाम बताइए मुझे उनका। राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी कौन है, आप मुझे बताएं। पहले पत्रकार रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे सवाल कभी आप कांग्रेस वालों से भी करा करें। बिल्कुल करेंगे, मौका आएगा। ठीक है, आपने बजट पे और बीसीसीआई पे जवाब दिया, लेकिन एक बात तो भाई साहब आपको माननी पड़ेगी कि शहर में तो बहुत सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए जी, लेकिन गांव, जो कि कहते हैं कि आत्मा है अपने देश की जी, वहां के खिलाड़ियों को अभी उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही कि वो खेल के प्रति और जागरूक हों, स्पोर्ट्स के प्रति और आगे बढ़े और खेल सके, उसको करियर के रूप में आगे बढ़ा सके। क्या सोचना है आप? सागर जी, अभी ना अगर आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं खेलों की, वो भाजपा सरकार में कर रहे हैं। आज से पूर्व की सरकारों की हम चर्चा करें, कभी आपने ये चर्चा खेलों पे की? क्योंकि उन लोगों ने कभी भी खेलों को आगे नहीं बढ़ाया। अभी एक छोटा सा बीज लगाते हैं, उस पेड़ को बड़ा होने में बड़ा समय लगता है, तो चीजों को करने में समय लगा। पर हम लोगों ने खेलो इंडिया और टॉप्स के माध्यम से गांव गांव, छोटे कस्बे और टाउनशिप्सों में जाकर लोगों को सुविधा दी। वहां से जो गांवों से खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, हमारे देश का नाम कर रहे हैं। अब खेलो इंडिया के माध्यम से 1,000 सेंटर गांव में बनाए गए और छोटे कस्बों में बनाए गए, जिनमें आपका
फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ये सारी सुविधा खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है और खिलाड़ियों को दी जा रही है। और इस माध्यम से हमारे खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जी, इसके शीर्षस्थ नेता मोदी जी वो परिवारवाद का विरोध करते हैं, हर जगह कहते हैं कि हमारी जंग परिवारवाद के खिलाफ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद घर कर गया है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? सागर जी, मैं आपकी हर बात का और हर सवाल का जवाब दूंगा, पर एक सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे उस सवाल का उत्तर दीजिए तो मैं आपके सारे सवालों का उत्तर दूंगा। पूछिए। आप एक बात बताइए कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आप बता सकते हैं, आगे क्या होगा? मतलब आगे कौन बनने वाला है? हाँ, हमारी भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो आप बताएंगे, आप भाजपा में। ये मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी भाजपा पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें सारी प्रक्रिया होती है और वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धारित होते हैं तो परिवारवाद यहाँ कहाँ से आ गया? परिवारवाद होता है अखिलेश के यहाँ, परिवारवाद होता है राहुल के यहाँ, जिनके यहाँ आप भी बता सकते हैं कि 10 सालों क्या 50 सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा, पर हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूरसंचार मंत्रालय में भी सदस्य हैं, मुझे लगता है अभी भी कई जगह कनेक्टिविटी इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर, कुल मिला के अंतिम व्यक्ति तक अभी भी नेटवर्क पहुंचने में समस्या है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या सोचना है? सागर जी, अभी आपने हमारी सरकार से पहले आपने सुना होगा और पेपरों में देखा भी होगा कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला। घोटाले का तो बहुत फायदा मिला आपकी सरकार को। नहीं, हमारी सरकार को कोई फायदा मिला नहीं, उसके बाद और हम लोगों ने तो जनता को फायदा पहुंचाया है और जनता के लिए हम कार्य करते हैं, क्योंकि हम जनता के चौकीदार हैं। अभी देखिए, हमने जनता को डिजिटल बनाने के लिए 4G, 5G और 6G पे हम काम कर रहे हैं, और आप घर घर, गांव गांव को डिजिटल बनाने का हम लोगों ने कार्य किया है। अभी आप देखिए कि अगर आप किसी जगह गोलगप्पे खाते हैं तो आप उसका पेमेंट UPI के माध्यम से देते हैं। पहले कोई सरकार ऐसा कर पाई क्या? नहीं कर पाई। अभी ग्राम पंचायतों में हमारे किसान भाई इतने परेशान होते थे, जिनकी बहुत बड़ी समस्या बनी रहती थी। मूल निवास है, जाति प्रमाण है, अन्य दस्तावेज है, जो बेचारे बनवाने के लिए बहुत परेशान होते थे, पर हम लोगों ने जन सेवा केंद्र हर गांव में, हर गली में बनाए, जिसके माध्यम से जनता का और हमारे किसान भाइयों का पूरा दस्तावेज उस जन सेवा केंद्र के माध्यम से बन जाता है। किसी भी किसान को कहीं भागने की जरूरत नहीं होती है। वो एक हमारा डिजिटल इंडिया का पार्ट है। अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने क्या बोला, आपके भारत में ये सारी चीजें डिजिटल हो पा रही है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपके भारत में डिजिटल पेमेंट ऐसे भी हो सकता है। अभी एक बहुत गर्म मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। जी बताएं। विश्व में जो युद्ध चल रहा है जी, उसके कारण गैस की, पेट्रोल की बहुत सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारत कितना तैयार है, आपको क्या लगता है युवा नेता के रूप में? सागर जी, तो ये समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, पर हमारे भारत देश में ये समस्या ना के बराबर है। आप एक बात बताइए कि अभी हम आपके कार्यालय आए तो आपके यहाँ पर ये चाय चूल्हे पर बनी क्या? नहीं, ये तो गैस पे ही बनी। अगर गैस पे बनी थी तो आपके पास गैस सिलेंडर कहां से आया? अगर समस्या है, इसलिए ये समस्या नहीं है। और आप एक बात बताइए, आप अपने कार्यालय से अपने घर जाते हैं या घर से कार्यालय आते हैं तो उसमें आने के लिए आपको अपनी गाड़ी में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में पेट्रोल की आवश्यकता होती होगी। तो आपने पेट्रोल पंप पर लाइन लगाई क्या? मैंने अभी तक नहीं लगाई। आपने नहीं लगाई, मैंने नहीं लगाई, तो फिर समस्या कहां से आ गई? देखिए चक्कर क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ पेट्रोल पंप्स पर वो लाइन हमेशा ही लगी रहती है, जिसके कारण मीडिया उसको कैप्चर कर कर और वही सारी एक ही बार में रील्स दिखाती रहती है कि यहाँ हमारे देश में पेट्रोल की अब सुविधा हो रही है।
क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग पढ़ते तो है नहीं, बस उसको लगातार देखते रहते हैं। पर लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश के कप्तान हैं, हमारे देश से समस्या को हर लिया और हमारे देश तक कोई भी समस्या माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आने देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हमें तो सादर प्रणाम करना चाहिए कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला।